स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की 2024 की तैयारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल मंत्रियों से मिले, 5 घंटे उनकी बैठक चली, तो इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया ये हम आपको बताएंगे। इस बैठक में किसको क्या डेडलाइन दी गई, किस मंत्री को क्या संदेश दिया गया, इस पर अब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब तमाम मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर अपना संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए आपको आगे आने वाले वक्त में कैसे काम करना है, क्योंकि 2024 नजदीक है। अगर आप फ्रंट रो को देखेंगे तो यहां पर बैठे हुए आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे, निर्मला सीतारमण भी बैठी हुई नजर आ रही होंगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अजीत डोभाल भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। आने वाले वक्त में अब क्या रणनीति रहेगी, कैसे जन जन तक तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया जाएगा, जिन मंत्रालयों के काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं उन्हें भी डेडलाइन दी गई है। देखिए ये तस्वीर उस बैठक की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ संवाद किया है। क्लासरूम जैसी ये तस्वीर आप कह सकते हैं, जहां पर संदेश भी दिया जा रहा है, प्रेजेंटेशन भी देखी गई है। प्रेजेंटेशन देखकर मंत्रियों को मैसेज भी साफ कर दिया गया है कि आपका काम कितना अव्वल है और कितना अव्वल नहीं है। राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं फ्रंट रो पर, अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, तमाम जो मंत्री हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इन तस्वीरों को देखकर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझाती हूं। 300 प्लस का टारगेट दिया गया है, 24 की डेडलाइन सेट हो गई है। 26 जनवरी 2024 तक सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, ये डेडलाइन रखी गई है। 26 जनवरी से 26 मई तक यानी 90 दिन है चुनाव के बीच में, 90 दिन चुनाव लड़ने पर फोकस करना है, ये बड़ी बात इस बैठक में कही गई है। लेकिन जो डेडलाइन है वो है 26 जनवरी 2024 तक की। 26 जनवरी 2024 तक जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, जो पूरे नहीं हो पाए हैं, उन तमाम कामों को पूरा कर लेना है और 26 जनवरी से 26 मई के बीच में चुनावी मोड में आ जाना है, यानी पूरी की पूरी वॉर जोन में आ जाना है। अब क्या मंत्र दिया है ये आप समझ लीजिए। सही समय है 2024 नहीं 2047 की बात की गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने की बात कही गई है। हर घर में सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएं, ये मोदी की तरफ से कहा गया है। विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ को भी एक्सपोज करें, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ उसे एक्सपोज करें, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बैठक में कन्वे की गई है। कुछ कैबिनेट मंत्रियों को संगठन में जगह मिल सकती है, ये आप प्लान कह सकते हैं, या इस बैठक से जो निकल कर आया वो ये कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों को संगठन में जगह दी जा सकती है। संगठन के कुछ प्रमुख चेहरे सरकार में शामिल किए जा सकते हैं और कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे थे तो हंसते हंसते मजाक में उन्होंने जरूर कहा कि देखिए काम करना है और काम करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। अगर आपको वाकई में देश के लिए काम करना है, आपको सरकार के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, तो पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए, ये साफ कर दिया है। प्रदीप जी, इस बैठक की जो खास तस्वीरें हमने दिखाई, अमूमन जब राजनीतिक दलों की बैठक होती है तो एक आप कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल सा स्ट्रक्चर होता है। एक मंच होता है, मंच पर कुर्सियां लगी हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठा होगा, कुर्सियां लगी होंगी सामने। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि जैसे कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम में हर एक बच्चे का रिजल्ट भी चेक करना है, उसे बताना भी है कि आपकी कहाँ पर कमी है और कैसे आपको ये पूरा करना है आगे। मुझे ये ज़्यादा स्ट्रेटजी सेशन के रूप में लग रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, मतलब अगर लोकसभा की बात करें सांसद और उससे ज़्यादा मंत्री लोगों की, क्योंकि मंत्री अगर एक आदमी से मिलने से मना कर दे तो 100 लोग नाराज़ होते हैं कि वो तो मिलते ही नहीं है। ये बात फैल जाती है कि अरे जाओ उनके यहाँ, वो मिलते ही नहीं है। तो इसलिए मंत्रियों के लिए ये तय किया गया था, मुझे लगता है 2-2.5 साल हो गए, बल्कि 19 के बाद ही, कि हर महीने जो है 2 दिन कोई ना कोई मंत्री पार्टी ऑफिस में बैठेगा और कार्यकर्ताओं से मिलेगा। तो इस बैठक में भी एक तो ये संदेश कि अगर आपको मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया जाए तो ये मत समझिए पार्टी आपको
उपयोगी नहीं समझती है, आपको कोई दूसरा काम दिया जाएगा। लेकिन कोई बड़ा फेरबदल होगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। बड़ा फेरबदल संगठन में होने वाला है। 7 तारीख को 7 जुलाई को बैठक बुलाई गई है सारे प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों की। उसमें संगठन, उसके बाद संगठन में बदलाव होगा। लेकिन ये इस तरह की बैठक प्रधानमंत्री जो है एक तरह से कहें पेप टॉक भी है कि आप जो है चुनाव की तैयारी की मोड में आ जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, ज़्यादा समय लगाइए और जो आपके मंत्रालय का काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्पीड और स्केल, ये 2 खासियत है इस सरकार की, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते प्रधानमंत्री। तो कई मंत्रियों को दिक्कत होती है उस स्पीड को के साथ चलने में, कदम ताल करने में, तो उनके लिए उन पर हमेशा दबाव रहता है। तो ये एक तरह से दबाव को और बढ़ाने जैसा है कि भाई हम देख रहे हैं, हमको मालूम है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ आप कमज़ोर हैं, कहाँ आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले से ही आपके मन में एक बात बिठा दी जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस तो आप ही देखिए, आप मान रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो अगर हटा दिया जाए तो ये मत समझिए कि किसी और कारण से हटाया गया है, कि किसी ने शिकायत कर दी, कुछ कर दिया, उसकी वजह से। आपकी परफॉर्मेंस के कारण आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, आपकी योग्यता के अनुसार दूसरा काम दिया जाएगा। तो हर्षवर्धन जी, जब परफॉर्मेंस की बात आ रही है तो जो मंत्री हैं अपनी अपनी प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं और अमूमन प्रधानमंत्री उस पर सुझाव भी देते हैं और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ भी थपथपाते हैं, उसका एग्जाम्पल भी सबके सामने रखते हैं। ये जो बैठक कल 5 घंटे तक चली है, क्या इस बैठक में समझा जाए कि जो प्रेजेंटेशन दी है उससे मैसेज क्लियर हो गया है उन मंत्रियों को भी कि आपका काम अच्छा नहीं है, हो सकता है आपकी कुर्सी भी जा सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो प्रधानमंत्री वैसे भी जब मिलते हैं मीटिंग्स में तो उनकी जो 1-2 लाइन की टिप्पणी होती है वो बता देती है कि किसके बारे में उनकी क्या राय, अभी ताज़ा वाली राय क्या है। लेकिन 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर कल की बैठक में फोकस था। सबसे पहला तो ये कि जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो आपके मंत्रालय के जरिए किस तरह से उसको पूरा किया जा रहा है और उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या है, वो रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी था और प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश भी था। दूसरा, आपकी जो स्कीम्स हैं वो सोशल मीडिया में कितनी जा रही है, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि अलग अलग मंचों पर उस सरकार की जो एक विशेष मंत्रालय है उसके जरिए चलने वाली स्कीम्स को बताया जा रहा है क्या। और बार बार ये भी कहा जाता है कि ये तो वो समय है जो सबसे ज्यादा मतलब हैंडी है, सब कुछ रेडी मटेरियल है, और अगर उसके बाद भी आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं और प्रधानमंत्री के खुद के अपने भाषण और बयान जो होते हैं वो किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पे सबसे अधिक जोर है, जिस पर मंत्रियों की कुर्सी जाएगी भी, मंत्री बने भी रहेंगे, वो है संगठन के साथ आपका तालमेल क्या है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री हैं जो संगठन वाली लाइन से कुछ सुनते ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए जाइए, आईएएस अफसर के जरिए जाइए तो उनको बात समझ में आ जाती है। इस पर प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा जोर है और चुनावी लिहाज से कहें तो ये सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ग्रीवांस रिड्रेशल के तौर पर भी इसको पार्टी देख रही है। तो विनोद जी, ऐसे वक्त में या जो बातें अभी हर्षवर्धन जी विश्लेषण में कह रहे हैं, संभव है कि बड़ा फेरबदल हो सकता है, कई मंत्री जो हैं उनकी कुर्सी जा सकती है या संगठन से कईयों को जिम्मेदारी सरकार में मिल सकती है? नहीं, देखिए, बड़ा फेरबदल का मतलब ऐसा जो बड़े चेहरे हैं उनमें से कोई बड़ा फेरबदल तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, 6-7-8 महीने बचे हैं और दिसंबर तक ही सरकार एक तरह से उसमें रहेगी। जनवरी के बाद तो चुनावी मोड में आ जाएगी, जिसको कहा जा सकता है कि सरकार एक तरह से लेम डक गवर्नमेंट हो जाती है। हालांकि होती नहीं है लेकिन माना जाता है क्योंकि चुनावी समय होता है, सरकार फैसला तो कुछ भी ले सकती है। तो मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है, कुछ जाति समीकरणों के लिहाज से, कुछ क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से, कुछ राज्यों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिहाज से, खासकर चुनावी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको थोड़ा सा एक प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया जाए, इस लिहाज से कुछ मंत्रिमंडल में हेरफेर तो हो सकता है। और उसमें कुछ राज्य मंत्री स्तर पर या कुछ कैबिनेट मंत्रियों में भी जो चेहरे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको बदला जा सकता है, या जिनके बारे में रिपोर्ट्स ठीक नहीं है कि उनसे कोई पार्टी को राजनीतिक फायदा भी नहीं हो रहा चुनाव में उनके कंडक्ट से। तो इस तरह के भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके हैं। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बदल सकते हैं और मुझे लगता है उसके लिए कोई बैठक की ज़रूरत नहीं थी। बैठक का उद्देश्य जो प्रदीप जी ने कहा, बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी मीटिंग थी। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला तो ये है कि अपने मंत्रियों को बताना कि अब आपको क्या क्या करना है
सामूहिक रूप से चुनाव वर्ष में। कैसे आपको मंत्रालय के कामकाज को भी देखना है, पार्टी के काम को भी आगे बढ़ाना है, फ्लैगशिप स्कीम्स को भी आगे बढ़ाना है, उनका परफॉर्मेंस क्या है वो भी देखना है। साथ ही साथ जनता के साथ आपका संवाद कितना है, कार्यकर्ताओं के साथ आप किस तरह संबंध रखते हैं, संगठन के मामले में आपकी क्या भूमिका है, ये सारा प्रधानमंत्री जी ने उनको एक संदेश दिया। एक तो ये, दूसरा उनका हौसला बढ़ाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हर मंत्री निर्भर है उन पर। एक तरह से माना जाए, अगर उसको वैसे कहें, पार्टी ही निर्भर है। व्यंजना की भाषा में कहें तो वो सूर्य हैं, बाकी सब उनसे रोशनी लेते हैं। तो ये एक तरह से जो है प्रधानमंत्री जी ने उनको ऊर्जा भी दी है, उनका हौसला भी बढ़ाया है। और ऐसे में क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत कई बार मनोबल टूटा, मान लीजिए कर्नाटक के चुनाव के बाद कुछ लोगों का मनोबल डाउन हुआ कि अरे क्या हो रहा है, या जिस तरह से खबरें और मिल रही, तो प्रधानमंत्री ने उनको काउंटर किया और ये कहा कि आप जीत सकते हो, खाली मेहनत की ज़रूरत है। तो ये दोनों तरह से उनका उत्साह बढ़ाना और क्या करना है ये बताना, इसलिए ये बैठक मुझे लगता है बुलाई गई थी। बाकी मंत्रिमंडल में फेरबदल करना तो प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, 3 लोग बैठ करके तय कर सकते हैं किसको क्या करना है। क्या इस बैठक का मकसद ये भी हो सकता है प्रदीप जी कि ये समझाना कि अगर आपको मंत्रिमंडल से हटा भी दिया जाता है, संगठन में अगर आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इसका कोई आप गलत मतलब मत निकालिए, इसका कुछ ऐसा मतलब मत निकालिए जिससे आप पार्टी को नुकसान कर सकते हैं, हमें नुकसान कर सकते हैं आने वाले चुनावों में। क्या ये भी इसका एक मकसद है बैठक का? नहीं, इस बैठक में तो इस तरह की बात नहीं हुई होगी। देखिए, ये जरूर है, मतलब जो बातें छनकर आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि भाई पद ही ज़रूरी नहीं है कुछ काम करने के लिए, बिना पद के भी काम किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ये बैठक जो है, अब चुनाव की तैयारी की दृष्टि से ये बैठकें हो रही हैं और सबसे ज़्यादा फोकस जो अभी हर्षवर्धन जी बात कह रहे थे, लाभार्थी वर्ग जो है, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा कैसे लोगों तक पहुँचे या पहुँच रहा है तो और बेहतर कैसे हो, और दूसरा उनसे संपर्क, इस पर भाजपा का बहुत जोर है कि जो लाभार्थी हैं सेंट्रल स्कीम्स के, उन तक पहुंचा जाए, उनसे संवाद स्थापित किया जाए, उनका फीडबैक लिया जाए, उसके आधार पर पार्टी जो बदलाव करना हो, संशोधन करना हो वो करे। तो एक लगातार संवाद जो है वो जो लाभार्थी वर्ग है और पार्टी का कार्यकर्ता और नेता, उसके बीच में स्थापित रहे, जिससे उनको ये एहसास दिला। देखिए, आप किसी के लिए कुछ कर दें, उसके साथ साथ राजनीति में आपको ये एहसास भी कराना होता है बिना उसका अपमान किए कि हमने आपके लिए कुछ किया है और आगे भी करेंगे, तो इसलिए हमारा भी ख्याल रखिएगा। ये कहा नहीं जाता, लेकिन भाव यही होता है कि आप जो है, जो हमने किया है इससे पहले किसी ने किया नहीं और आगे भी हम ही करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जब सरकार के कामकाज की चर्चा हो रही है और इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे तक संवाद अपने मंत्रियों के साथ किया है। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण मसला है यूसीसी, जिसकी चर्चा इन दिनों देश में हो रही है और इस पर घमासान भी मचा हुआ है। यूसीसी को लेकर संसदीय कमेटी से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने अहम बैठक की। इस बीच ताजा अपडेट यह है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थोड़ी देर पहले पीएम मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच यूसीसी पर चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार की बनाई कमेटी ने यूसीसी पर अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आज धामी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। बड़ा अपडेट यह है कि यूसीसी के दायरे से नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों की परंपरा को अलग रखने पर विचार हो सकता है। इसका संकेत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी कमेटी के अध्यक्ष सुशील मोदी ने दिया। सुशील मोदी ने कमेटी की बैठक के दौरान कहा कि इस कानून के दायरे से नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को अलग रखा जाना चाहिए। सुशील मोदी का तर्क ये था कि हर कानून में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि केंद्र का कोई भी नियम उनकी मंजूरी के बगैर लागू नहीं होगा। अभी ये कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से सुशील मोदी ने केवल राय दी है। अभी तक कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की है, ना ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन उत्तराखंड में जल्दी यूसीसी लागू हो जाएगा, ऐसे संकेत जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, चूंकि क्या है कि इस पे यूसीसी कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और ट्राइबल्स के बीच में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, बहुत सीमांत क्षेत्रों में भी उस कमेटी ने ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाकर भी उनके समूह से भी बात की है
और उनके विचार भी लिए हैं, तो उसका सबका संकलन है उसमें यूसीसी कमेटी में। उत्तराखंड देखिए हमेशा से, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है, तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मांग सामने रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमानों को यूसीसी से बाहर रखा जाए, आदिवासियों की तरह मुस्लिम भी बाहर रखे जाएं। तो ये मांग कर दी गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि अगर यूसीसी लाया जा रहा है तो मुसलमानों को इससे अलग रखा जाए, जैसा चर्चा आदिवासियों को लेकर भी हो रही है। इन तमाम घमासान के बीच हर्षवर्धन जी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि यूसीसी का जो मसौदा है या यूसीसी जो है वो इस बार मॉनसून सत्र में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। ये अभी जो बहुत स्पष्ट दिख रहा है और ये होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुष्कर सिंह धामी मिले हैं और जिस तरह से ये पूरी जो कमेटी है वो क्या क्या बता रही है कि जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको हम इसमें एड्रेस कर रहे हैं। यानी जो जो मुसलमानों की आशंका है, जो आदिवासियों की आशंका है या जो किसी भी वर्ग की आशंका इस देश के किसी हिस्से से, किसी कोने से कही जा रही है, वो उत्तराखंड में हटा देंगे हम उसे। और जब हम एक बार ठीक कर देंगे तो वो एक तरह से कहें कि मॉडल ड्राफ्ट रिपोर्ट हो जाएगी। वो एक ऐसी रिपोर्ट हो जाएगी जिसको हम देश भर में लागू कर सकते हैं। अब यहां एक बात और है, जब गृह मंत्री अमित शाह से वो मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तो उनके मन में इसका जो राजनीतिक परिणाम है उसको लेकर भी कई सवाल होंगे और उसके भी जवाब इसमें देने की कोशिश होगी। तो मुझे लगता है कि मॉनसून सत्र में ये बात जरूर होगी, चर्चा होती रहेगी। हो सकता है एक दो दिन हल्ले हंगामे के भी हों, क्योंकि एक विरोधी वर्ग होगा जो कहेगा कि आप यूसीसी क्यों लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये मॉनसून सत्र में सरकार की तरफ से आएगा ऐसा मुझे नहीं दिखता है। इसकी संभावना कम है, लेकिन इस बीच राजनीतिक गलियारों में विनोद जी, अगर इसकी चर्चा हो रही है तो क्या इसे ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि एक तरफ विपक्षी एकता, विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ यूसीसी लाकर सरकार ने कोशिश की है कि ये पत्ते खुल जाएं कि कौन किसके साथ है, किसकी विचारधारा किससे मेल खाती है। क्योंकि देखिए मायावती इनके साथ हैं, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, उद्धव गुट भी कह रहा है कि अगर आप ठीक से लागू करेंगे, मंशा आपकी ठीक रहेगी तो हमारा भी साथ मिल जाएगा। नहीं, यूसीसी पर शिवसेना का तो पहले से ही स्टैंड है। वो तो कॉमन सिविल कोड के मामले पे शिवसेना बीजेपी के साथ रही है। देखिए, ये जहाँ तक इसकी बात है, समर्थन और विरोध दोनों तरफ है। एनडीए के भी कई घटक जो है, अकाली दल ने जो है, जो जिनको एनडीए में लाने की बात हो रही है, वो भी विरोध कर रहे हैं। कुणाल संगमा ने विरोध कर दिया है, जो इनके साथी हैं वहाँ मेघालय में। एनडीपीपी जो नागालैंड में है उसने भी विरोध किया है, क्योंकि ट्राइबल वाला मामला, इसीलिए ट्राइबल कंसर्न को लेकर के सुशील मोदी जी को कहना पड़ा कि उनको बाहर रखा जा सकता है या उनके लिए कोई प्रोटेक्शन किया जा सकता है। वही स्थिति इधर भी है। मायावती जी भी फूंक फूंक के कदम रख रही हैं कि उनको अपना मुस्लिम वोट भी चाहिए और साथ साथ वो हिंदू या कॉमन सिविल कोड का विरोध का महिला विरोधी भी नहीं दिखना चाहती हैं। कांग्रेस खामोश है, उसने कहा है कि हम तो इसमें अपना स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं 16 जून को जो है, तो हम अपने उसी स्टैंड पे कायम हैं। अब उनका क्या स्टैंड है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये दुविधा और असुविधा दोनों तरफ है। और सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार तो लाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसमें कोई मुझे शक शुबा नहीं है। मैं भी सहमत हूँ हर्षवर्धन जी की राय से कि जल्दबाजी में नहीं लाएगी कि जल्दी जल्दी में मानसून सत्र में जल्दबाजी में एक मसौदा बना के पेश कर दे। सरकार इसको सीए या एनआरसी ऐसा नहीं देना चाहती है। ये एक बड़ा कदम है। इसको उत्तराखंड है उसका पायलट प्रोजेक्ट होगा और उत्तराखंड में जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको दुरुस्त करके लागू किया जाएगा। और अगर उसके राजनीतिक परिणाम और सामाजिक परिणाम सही निकलते हैं, अनुकूल निकलते हैं, तो फिर उसको देश के स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार कदम उठाएगी। तो उसके लिए मानसून सत्र काफ़ी नहीं, मानसून सत्र तो अगस्त तक ही है, 10 अगस्त तक है। उसके बाद तो और इसमें भी समय लगेगा। अभी मसौदा आएगा, लॉ कमीशन जो है एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, फिर वो कैबिनेट को जाएगा, सरकार विचार करेगी, फिर कैबिनेट उस पर पूरा तैयार करेगी। एक प्रक्रिया है और सरकार भी जल्दबाजी में नहीं है। राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठाने के लिए उसने एक मुद्दा जरूर छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में जो भाषण दिया उससे ये मुद्दा ज़्यादा गर्म हो गया और अब ये चर्चा में आ गया। तो चर्चा में तो रहेगा। ये हो सकता है कि पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू हो संसद का, लोकसभा का, तो इसमें जो लोग विरोध करने वाले हों वो कुछ बात उठा दें, हो सकता है ओवैसी जी कुछ बोल दें वहाँ पर, तो ये सब तो रहेगा चर्चा। लेकिन बिल अभी मानसून सत्र में आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। 2024 तक प्रदीप जी सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा, उत्तराखंड में इसे लागू करके एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाया जाएगा और 24 में एक मुद्दा बनाकर इससे लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड में तो लागू हो जाएगा
और अगला राज्य जहां लागू हो सकता है, कोशिश होगी, संभावना है, वो होगा असम। इन 2 राज्यों में, उसके अलावा बाकी राज्य कमेटी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। सरकार इस कार्यकाल में इसको पास नहीं कराएगी, ये लगभग तय है। उसकी वजह है कानूनी जटिलताएं। 22 कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, और वो 22 कानूनों में संशोधन जो है वो रातों रात नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए तैयारी पूरी है, मंशा है, और इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी बीजेपी। ज़्यादा उम्मीद ये है कि विंटर सेशन में बिल आएगा, लोकसभा से हो सकता है पास भी हो जाए, या हो सकता है पहले राज्यसभा में जाए और वहाँ सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में जाएगा तो वो बिल जिंदा रहेगा अगले कार्यकाल में भी। लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही जो है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूअस हाउस है, तो इसलिए जो है ये मुद्दा जिंदा रहेगा, पास नहीं होगा इस कार्यकाल में। इतना लगभग जो है तय दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।